जिंदगी के हर मोड़ में दुख, गम और नफरत की बरसात है। उस चीज़ में आपको मेहनत से अपने आप को बिल्ड करना है। इस चीज़ों में चारों तरफ कीचड़ में से आपको कमल ढूंढना है, आपको उसमें से बाहर निकलना है। दुनियादारी को छोड़ करके सारे रिश्ते, समाज को एनालाइज आपने कर लिया है कि कौन कितना साथ आपका दे रहा है, कौन कितना साथ आपका छोड़ रहा है। उन सभी चीज़ों में से सोच समझ के आपको अपने ऊपर क्या कार्य करना है, उसके बारे में चुनाव करना है, उसके बारे में देखना है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे क्षेत्र नीति हो, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, समस्या या किसी तरीके का मन बढ़ावपन हो, लेकिन आपको जाना उसी में है, आपको समझना उसी में है जिसमें आपका फायदा हो। और वो फायदा केवल और केवल आपके इस गोल में है, इस टारगेट में है। यदि आप तैयारी कर रहे हो और सीरियसनेस नहीं है अभी भी मन में, तो आप अगले 3 साल तक इसी तरह तैयारी करते रहोगे और 3 साल के बाद फिर से यही वाली सीरियसनेस के पीछे घूमते फिरोगे और टेंशन में इतना सर फटेगा कि मैंने 3 साल कहाँ गवा दिया। इसलिए कहता हूं कि मन से जो भी करना है अभी इस समय लग जाओ और इस समय कर लो। मैं इसीलिए बार बार ये टारगेट लेकर आता हूं ताकि आप लोग इस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर लो। मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता हो पाता कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे करना कैसे है। उसी के लिए आपका भाई आपके साथ जुड़ा हो और आपको इस एक एक चीज़ की जानकारी देता है ताकि आप तैयारी कर पाओ, आप मेहनत कर पाओ। अगर आपने इस समय अगर सब कुछ नकार करके, सब कुछ हटा करके तैयारी पे फोकस करके सेंटर कर दिया, तो मैं आपको गारंटी लेके बताता हूं भाई, इस साल 2026 आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। पता है, यूपी TSS पेट से लगभग 30 से 40 हज़ार के करीब में वैकेंसी आने वाली है। मैं यूपी के बंदों की बात कर रहा हूँ। यूपी पुलिस में लगभग 24,000 के करीब में वैकेंसी आने वाली है और होमगार्ड में 44,000 वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई की 4543 वैकेंसी चल ही रही है। आपको बैंकिंग सेक्टर में कितने सारे वैकेंसी जाएंगी, लगभग 15 से 20 हज़ार तो बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी आएंगी। SSC GD खुद 40-50 हज़ार वैकेंसी लेकर आता है। दिल्ली पुलिस खुद 8,000 वैकेंसी लेकर आया है। NTPC 4,000, 5,000। मतलब अगर मैं लिस्ट लिख करके दूं ना कि 2026 में कितनी वैकेंसी होने वाली है, अब आपको बहानेबाजी से नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको जरूर ठानना होगा कि आपको 70% के मार्क को जंप करके कूदना होगा। 70% तक आप भी आ रहे होगे, 70% तक बाकी सब्जेक्ट सभी लोग भी आते हैं। जो भीड़ होती है 70 के 80 पे होती है। अब आपको 70 से 80 चल के नहीं जाना है, जंप करके जाना है। मतलब इतनी मेहनत करनी है कि 70 से 80% पे डाक जाओ। जब आप 80% पे डाकोगे, ऑटोमेटिकली आप 85, 86, 87 और 90% के करीब में जाने लगोगे। मतलब 85 और 90 के आसपास जाने लगोगे। आपका सबसे बड़ा बाधक 70 से 80 के बीच वाला ही है। जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे और बीच बीच में 2 दिन 4 दिन छोड़ देते हैं, वो जरूर समझते होंगे कि 70% का मानक मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आपके 100 नंबर का पेपर है, उसमें आपके 70 नंबर बन जाते हैं, 65 नंबर बन जाते हैं, 72 नंबर बन जाते हैं, 75 नंबर बन जाते हैं, 80 नंबर तक बन जाते हैं, लेकिन कभी 80 के पार हो ही नहीं पाता। और यही प्रॉब्लम है जो आपको बार बार इस लूप में लपेटे रहती है, बार बार इसी चक्कर में घन चक्कर बनाए रहती है कि अरे मैं तो 70% तो तैयार है, 10% तो और करना है। लेकिन वही 10% के लिए मेहनत आपको करना कितना है, जितना आपने 70% की मेहनत की है उतना आपको 10% की मेहनत करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? जितना 1 से लेके 70% की मेहनत की ना, उतना ही मेहनत, उसी क्वांटिटी का मेहनत आपको 70 से लेके 80 के बीच में केवल 10% को बढ़ाने के लिए करना है, या फिर 75 से 85 के बीच में केवल 10% को ही बढ़ाने के लिए आपको वो मेहनत करनी है। इसलिए आपको एक एक कदम को फूंक फूंक कर वो डालना होगा। और एक बात बता दूं, सुबह उठने की जल्दी प्रयास करो। सुबह जितना जल्दी हो सके उठो, जितना जल्दी हो सके। आप 5 बजे उठ सकते हो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठो, 6 बजे उठ सकते हो, 6 बजे उठो। 6 बजे से ज़्यादा टाइम ना करो, ये मेरा सलाह रहता है। और बार बार एग्जाम की डेट के मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा अनुमान ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। बट मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग से जो टारगेट सेट किया था, चाहे वो 90 दिन वाला हो फिर भी, चाहे ये वाला 45 दिन वाला हो फिर भी, मैंने यही बोला है कि 15 दिसंबर तक हमको सब कुछ खत्म कर लेना है। बट आपको घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा मत घबरा जाना कि मुझे, मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है भैया, मैं कैसे करूँगा, फिर तो मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पढ़ना है, आपको हर एक चीज़ को ध्यान से करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, एकदम मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं फिर से एक बार स्वागत करना तो बिल्कुल, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे पता है आप अच्छे से लगे हुए हो, मैंने ये बोलना तो भूल ही गया। और मतलब मैं
एक एक चीज़ जो भी मेरे दिमाग में आती है वो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, और इस डायरी की बदौलत से ही मैं चाहता हूँ, इस डायरी की बदौलत से ही आपको सिलेक्शन मिले, और एक दिन आप कहो कि भैया मैंने आपकी थोड़ी सी इतनी सी हेल्प की वजह से मेरा इतना सा हेल्प उसमें हो, इस वजह से मैं परेशान रहता हूँ आपके लिए। और मैं चलिए अब कुछ बात नहीं करूँगा, बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, है ना। तो चलिए आज डे है 12, मैंने 11 दिन का पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया है और आज से 12वां दिन, अभी भी समय है, 12 दिन कोई ज़्यादा समय नहीं बीता हुआ है। जो लोग आज देख रहे हैं वो आज जुड़ जाएंगे और आज से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लग जाओ। चलो तो मैं टारगेट की तरफ ले चलता हूँ, क्या क्या मिला हुआ है, कैसे मिला हुआ है, उसको ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लास्ट में जो है ना, लास्ट में पॉलिटी और हिंदी की क्लास PYQ करके ही जाना, कहीं भी ओरिजिनल PYQ नहीं कराए जा रहे, कुछ क्वेश्चन मिक्स कर दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दिए जा रहे हैं। मैं एकदम ओरिजिनल जो आए हैं पेपर, नीचे देख भी लोगों कि 2017 2021 किस सन में कैसा पेपर आया, वो सब कुछ दिखेगा आपको, है ना। वैसा आप बस केवल कर लो, बस ऐसे 2x पे कर लो, 1.5x पे कर लो बस, कैसे भी कर लो उसको, 2x पे कर लेना, इतना फास्ट कर लेना कि बस एक बार नज़र के सामने से गुजर रहा है, लेकिन कर लेना, बस मेरा इतना ही कहना है, उसको कर लेना। चलो टारगेट की तरफ ले चलता हूँ मैं। तो ये टारगेट सीरीज़ 45 दिन का लगातार चल रहा है, 12वां दिन है। 11 दिन तक जब तुम लोगों ने सफल कर लिया तो समझ लो कि आप इस समय आप 11 सीढ़ी पे चढ़ गए हो और 45वां सीढ़ी पे ही आपका सफलता है। मतलब अभी चढ़ना बाकी है, लेकिन आप स्टार्ट कर दिए हो, आप चढ़ रहे हो, तो आप ही सफल होगे। दुनिया को छोड़ो, आप लग जाओ बस इसमें। कैलकुलेशन उठ के करना, 10 मल्टीप्लाई कर लेना, 10 सब्ट्रैक्शन कर लेना, फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना, बहुत ज़रूरी है। बिना रिवाइज किए काम नहीं बनेगा, इसको रिवाइज कर ही लेना। मैथ में आपको पार्टनरशिप करनी है, साझेदारी का डे 2 है, 80 क्वेश्चन कर लेना। बहुत सारे लोगों में कम ही क्वेश्चन होंगे, तो आप पहले दिन 40 कर लिए थे, आज 40 कर लेना अगर 80 होंगे तो। यदि आपने ख़त्म कर ली होगी तो PYQ की मैंने PDF भेजी हो प्रीवियस ईयर की, वहाँ से कर लेना, या फिर किसी और भी बुक से कर लेना, कुछ क्वेश्चन कर लेना, या फिर नहीं कुछ करने का मन करे तो उसी को दोबारा लगा लेना। हमारे हिसाब से तो उसी को दोबारा लगाओगे यही बेहतर रहेगा। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन टेस्ट करना है, इसका डे नंबर 2 है, डायरेक्शन टेस्ट कर लेना। और डायरेक्शन टेस्ट कल भी दिया था मैंने, नहीं दिया था, तो 2 दिन का है डायरेक्शन टेस्ट, है ना। डायरेक्शन टेस्ट 2 दिन का है, 40 क्वेश्चन आज लगाना है, 40 क्वेश्चन कल लगाना है, ठीक है। तो डे 2 दिन का है, लेकिन आज डे 1 है, कल दूसरा दिन होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है पॉलिटी में संवैधानिक विकास करना है आपको, और संवैधानिक विकास के लिए आप लूसेंट से या किसी भी बुक से कर सकते हो, परंतु यदि आप नोट्स के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो GS रिव्यू ऐप पे आप जा करके, उनका PDF है, GS रिव्यू ऐप है, वहाँ से रोहित सर का PDF है, तो आप डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हो, अपने पूरा तैयारी बढ़िया से कर सकते हो, नोट्स की तरह एकदम अच्छा। मूल विधि में आपको जनहित याचिका करनी है, तो ये वाली वीडियो देख लेना, और ये है GS रिव्यू यूट्यूब चैनल पे, इसको कर लोगे पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और छोटे में ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी जनहित याचिका। लेकिन मैं इसको 2 दिन दूंगा, है ना। तो एक दिन लिखने में आपको, अगर वहाँ से नोट डाउन करोगे तो लिखने में टाइम लगेगा, नहीं तो PDF लोगे तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टॉपिक को कर लेना। हिंदी में आपको 3 दिन में दे रहा हूँ, लिंग वचन काल कारक, ये पूरे 3 दिन दे रहा हूँ। इसका डे आज 1 है ना। अभी 2 दिन बाकी भी रहेंगे, तो आज डे 1 कर लेना और अच्छे से कर लेना पूरा। एक दिन काल का रहेगा, आज लिंग कर लो, कल वचन कर लेना, और फिर परसों काल कारक कर लेना। ऐसे करके कर सकते हो, या फिर आप एक ही भी साथ कर सकते हो, जो भी पहले आएगा उसको कर सकते हो, वो नहीं दिक्कत है। मतलब ये 4 टॉपिक है, इनको कर लेना कुल मिला के। आज श्रुति संविनार्थक का डे 3 है। मतलब श्रुति संविनार्थक कल मैंने दिखा भी दिया था कि किसको कहते हैं, तो आप उस वीडियो में नहीं देखे हो तो वहाँ से देख लो आप, ठीक है ना, किसको कहते हैं। और मैंने कल का जो भी लेखक थे उनको मैंने कल अपलोड कर ही दिया था। आज के जो ये है जी सुंदर रेड्डी लेखक को मैं अभी कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो इनको। मैं वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से कंप्लीट कर लो, लिख लिया करो, रोक करके वीडियो लिखा करो। और RW के प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं ना, मैथ के और हिंदी के, मैथ तो बहुत तगड़ी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट मत होना, लेकिन कर लेना। और हिंदी में आपको तो कर लेना, हिंदी तो इजी दे रहा है, मैं देखा 1-2 ही क्वेश्चन है जो राइटर्स वाले हैं वही लिखने लायक है, बाकी तो कुछ नहीं करने लायक है, बाकी आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से अगर कर लेते हो तो मैं पक्का बताता हूँ कि आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने लगेंगे और बढ़िया कर लेंगे। और अभी हिंदी का करा रहा हूँ ना, हिंदी जा करके अभी देखो, हिंदी के बाद पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद तब आप कहीं जाओगे, पहले हिंदी देखो, जा करके हिंदी अभी देखना है, अभी हिंदी इसके जस्ट बाद। विशेषण के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग फास्ट करेंगे क्वेश्चन, आंसर भले ही दिख जाए नीचे, आंसर देख भी लेना, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि क्वेश्चन को देख लेना कि क्वेश्चन पूछ कैसा रहा हूँ। अगर वीडियो को 2x पे करना हो 2x पे कर लेना, 8x पे करना हो 8x पे कर लेना, बट देख लेना एक बार कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में आए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो
मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचारक, सुहावना किसका है, विशेषण का परिचारक है, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, उन्नति क्या दिखाता है, उन्नति भी एक प्रकार का विशेषण है। क्या, जैसे राम उन्नति कर रहा है, तो उन्नति क्या कर रहा है, राम की विशेषता बता रहा है कि नहीं ये उन्नति कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है ना, वो विशेष्य होते हैं। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन है, पवित्रता का पवित्र है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने कर ली थी ना, आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, उधर 10 क्वेश्चन गायब कर देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, तो देखो नमकीन जो है ना विशेषण है, पथरीला ये भी विशेषण है, बर्फीला है, लेकिन नमक नहीं है। नमक तो एक प्रकार की संज्ञा सर्वनाम है ना, संज्ञा है, विशेषण नहीं है ये, ठीक है। नमक निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण कौन सा है इसमें से विशेषण कौन सा है, तो जो शांत व्यक्ति है, लंबाई नहीं है, समझ नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, ये सब ये क्या है, बुढ़ापा भी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा, याद रखना इस बात को। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, विशेषण कौन सा है, इसमें से विशेषण क्या है, ऐतिहासिक है, उपासना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, आश्वासन नहीं है, ऐतिहासिक है। यहाँ से देख लो, इतिहास का होता है ऐतिहासिक, उपासना का होता है उपासित और आश्वासन का होता है आश्वासित। ये शब्द है उसका बना हुआ है विशेषण। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, इसमें क्या है, ये धार्मिक कैसा है, एक विशेषण को दर्शाया है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो वाक्य के विशेषण को दिखा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो विशेषता क्या है, पहाड़ के ऊंचे ऊंचे हैं, है ना। और इसमें भी अगर ये दे दे कि प्रविशेषण तो बहुत हो जाएगा इसमें, क्योंकि ऊंचे ऊंचे की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत शब्द विशेषण के ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है ना, इसलिए बहुत प्रविशेषण है, याद रखना इस बात को। राम बहुत बहादुर है, तो बहादुर क्या है, ये विशेषण है, अच्छा बताना विशेष है, तो राम जो है वो विशेष है, राम की विशेषता बताई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, भाषण के लिए उपयुक्त, जैसे क्या है, भाषण शब्द से पहले कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, तो तेज भाषण दी जा सकती है, या ओजस्वी भाषण दिया जा सकता है, या तेजस्वी भाषण, या कड़कड़ाती भाषण। नहीं, तेजस्वी भाषण नहीं होता, तेज भाषण ये भी हो सकता है, तेज भाषण, बट देखते हैं कड़कड़ाती भाषण तो होता नहीं है ना। तो भाषण शब्द के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो विशेषण में ओजस्वी यूज होता है, ओजस्वी भाषण, है ना। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वजह से ओजस्वी भाषण। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो ये होता है विशेष्य के अनुसार। जैसे राम है तो उसके अनुसार होगा, सीता है तो उसके अनुसार होगा, है ना। मुझे छोटी लड़की के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, कितने विशेषण शब्द हैं, मुझे छोटी लड़की के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो विशेषण शब्द देखने, बच्ची है ठीक है, लिखते कोई बात नहीं, मुझे है ये भी कोई बात नहीं, कपड़े हैं ये भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से देखो कुछ भी है ना, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, मतलब अनिश्चितवाचक विशेषण है। कुछ कपड़े हैं, क्या है ये, कपड़े कैसे हैं, नए हैं, ये भी एक प्रकार का विशेषण है। और बच्ची कैसी है, छोटी है, ये भी एक प्रकार का विशेषण। तो छोटी, कुछ और नए, 3 है इसमें विशेषण शब्द। 9 रस हैं, 9 रस हैं, 9 रस हैं, तो 9 रस कैसा है, संख्यावाचक विशेषण। 9 रस कैसे हैं, 9 है। अष्टादश ये भी संख्यावाचक सब समझ रहे हो, संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक में भी याद रखना, एक गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक, है ना। हर एक प्रतीक ऐसी बात, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक। इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक, याद रख लेना, सांस्कृतिक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, अधिकारी विशेषण का उदाहरण नहीं है, आग्नेय नहीं है, आंतरिक नहीं है, विशेषण का उदाहरण नहीं है ना। तो अंतर जो है ना वो नहीं है, बाकी सब के सब विशेषण के ही उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि अधिकारिक, आंतरिक, आग्नेय, ये सब के सब उदाहरण हैं, लेकिन अंतर नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, नहीं, इसलिए मैं बोला था नहीं है, ठीक है ना। संस्कृति का विशेषण कौन सा है, संस्कृति का होता है सांस्कृतिक, क्या होता है, सांस्कृतिक। विशेषण जानते ही हो क्या होता है, ये भी देख लो। उपन्यास का होता है औपन्यासिक, याद रखना, उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक। संकल्प का होता है संकल्पित, श्रृंखला का होता है श्रृंखलित, कल्पना का होता है काल्पनिक, ठीक बात है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है, अतिरंजन शब्द का विशेषण है अतिरंजित। अतिरंजन का होता है अतिरंजित, एक बार ये भी देख लेंगे। अतिरंजन में इत प्रत्यय लगा के अतिरंजित करते हैं, अंकुर में इत लगा के अंकुरित करते हैं, और तंद्रा में ई लगा के तंत्रिल करते हैं, आदर में अनीय लगा के आदरणीय करते हैं, आदर में अनीय लगाते हैं, याद रखना, ऋणीय नहीं अनीय, आदर में अनीय लगाते हैं, आदरणीय बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी, दूध की विशेषता, गाय की नहीं, दूध की विशेषता बताई जा रही है अधिक शब्द से, कि ये दूध जो है वो अधिक देती है ना। ठीक है। अग्नि शब्द का विशेषण कौन सा है, अग्नि शब्द का विशेषण है आग्नेय, अग्नि नहीं, हुतासन, ये तो प्रवाची है ना, आग्नेय।
कांटा का विशेषण कौन सा होगा? कांटा का होता है कंटीला, कांटा कंटीला तो होता है ना, कांट नहीं, कंटक नहीं, कंटकीड़ नहीं, ये सब तो नहीं है। वो श्रेष्ठ उपासक है, उपासक तो इसमें विशेष से पूछ रहा है, किसका विशेषता बता रहा है? उपासक की तो विशेषता बता रहा है कि वो श्रेष्ठ है, ठीक है। आध्यात्म शब्द का आध्यात्मिक होगा, आध्यात्म शब्द का आध्यात्मिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, हम लोगों ने बहुत तेजी से कर ली पूरा। अब कल अव्यय पढ़ के आना, अव्यय से क्वेश्चन किए जाएंगे। और हाँ, पॉलिटी देख के जाओ, अभी पॉलिटी है और घबराओ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ये उसी को समझ में आएगा जिसको नौकरी लेनी है, सबको समझ में नहीं आएगा। पॉलिटी देख के जाना। सच कहूँ तो पॉलिटी बहुत ही ब्रॉड है और पॉलिटी को करने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा ना, हिंदी तो चल भी जाएगी काम, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा कि अब समझ लो कि हमारी तो नानी याद आ जा रही है जब क्वेश्चन को देख रहा हूँ मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार बहुत ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। देख लो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या अधिदेश देता है? 48 में देता है यही कि गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाया जाए, है ना। मादक सेवन का नहीं है, पर्यावरण के अच्छा नहीं है, ये नहीं, गाय एवं बछड़ों पर वध की रोक लग क्या है पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि, पशुपालन और आधुनिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों में संरक्षण और सुधार के लिए उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 47 में मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाना और 43 जो ए है, 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। तो हमसे पूछा ही था यही कि 48 में क्या कहते हैं, तो 48 में साफ साफ कहते हैं कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, जो कि है ना। और नेक्स्ट था और कि दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए उनका वध रोकने के लिए भी कदम उठाएगा। तो 48 में इतना है, हम लोग तो बस इतना ही पढ़ लेते हैं कि कृषि और कृषि पालन, इतना नहीं है, नस्लों को सुधारने का भी काम है, दुधारू पशुओं की हत्या और उनकी रोकथाम के लिए भी इसमें है। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? इनमें से कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, कर्ण सिंह, कृष्णा मेनन या सरदार स्वर्ण सिंह। तो 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे और इसी समिति के वजह से बना 42वें संविधान संशोधन 1976 की तरफ से संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया कहाँ पे? 4 क में। 4 क में अनुच्छेद कौन सा है? 51 क में, ठीक है ना। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। सारे पॉइंट इसी में डिटेल में बता दिए हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। इनमें से कौन सा आंसर है? देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा सही है? क्या ये सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं? और क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं, परिवर्तनीय नहीं है भाई, तो ऑप्शन बी तो गलत है। तो केवल डी आंसर, केवल ए आंसर होगा, जिसकी वजह से आंसर नंबर डी होगा। साफ साफ आंसर भी दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए कुछ अनुदेश है, ये परिवर्तनीय नहीं है। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, मिश्रित संस्कृति को समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट देने का कर्तव्य या करों का भुगतान करने का। सभी लोगों को कौन सा है? सभी जो लोग हैं ना, उसमें ये वाला आंसर जो है वो सही है कि हम सभी लोगों को मिलकर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको महत्व देना है, उसका संरक्षण करना है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। और इसमें 11 कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, किसमें? 51 क में, ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट रूप में उल्लेखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें राज्य को ये प्रयास करना होगा कि मतलब आप शांति बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता को माने और उसका शांति बनाए, ये नहीं कि उपद्रव करने लगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर कैसे आप कर सकते हो? क्या विवादों को मध्यस्थता और निपटारे को प्रोत्साहन देकर, या परमाणु निशस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं करने की नीति को प्रोत्साहन देकर के? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार। मैं सोच रहा हूँ कि इतना सारा क्वेश्चन यूपी SI 17 में इतना जबरदस्त पूछा कैसे? मतलब सच में जो जिन्होंने पेपर दिया भाई, 2017 वालों से मजाक नहीं भाई, गजब पढ़ के नौकरी पाए होंगे। 21 वाले में तो बहुत झोल हुआ था, बहुत लोगों ने इधर उधर से भी नौकरी की थी, ठीक है ना, लेकिन ये तो 17 वाले बहुत सही थे।
क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा, है ना। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। क्या क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का, राष्ट्र के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, राष्ट्रों की आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आभार का भाव बढ़ाएगा वो, है ना, और झगड़ों के बीच मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि नहीं भाई झगड़ा नहीं करना है, शांति बनाए रखिए। अगर इतना वो कर सकता है राज्य का मतलब देश की बात कर रहा है, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किसमें निहित है, तो 36 से 51 तक निहित है। आप जानते हो भाग 4 36 से 51, ठीक है ना, ये बात योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये देखो कांस्टेबल का पेपर, जैसा पेपर है उसके अनुसार ही साई का पेपर देख लो और कांस्टेबल का पेपर देख लो, यहीं से समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 होता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 होता है। 4 क में मूल कर्तव्य होता है जो 51 क होता है। 5 में होता है संघ होता है जो 52 से लेकर 151 तक होता है, ठीक है ना, लगभग 100। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, है ना। तो आज इस समय तो 11 कर्तव्य दिए गए हैं, लेकिन उस समय 10 ही थे जब इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन इस समय आपके 11 हैं, है ना। 11वां आपको जोड़ा गया है, जानते हो आपने 2002 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। एक बार रिवीजन करवा दें, एक बार पढ़ ही लो। पहला है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये पहला है, याद रख। एक अंदर का पूछ लेता है, मतलब ये पूछ लेता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। मान लेते हैं जो हम जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपना कार्य किया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, ये सारे लोग हैं, है ना, इनके प्रति आदर्श भाव, सद्भाव रखना चाहिए, है ना, उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए। ये नहीं कि उनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर गाली देना, उल्टा सीधा कमेंट करना, ये गलत है, एकदम गलत है। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना, ठीक है ना। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी आपको देश का रक्षा करने का दायित्व भी है, आप देश की रक्षा करें। अगर आपसे जितना हो सकता है देश की रक्षा करें। अगर जब दुश्मन देश से लड़ाई हो और आपको बुलाया जाए तो आप निसंकोच जाकर के देश की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, मतलब आपका फर्ज है कि आप हिंदू मुस्लिम न करके एक साथ, क्योंकि जानते हो ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम चले जाएंगे या हिंदू चले जाएंगे या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या फिर शरिया कानून लागू हो जाएगा, सभी लोग एक साथ रहेंगे। तो सभी लोगों को, ये हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए भी है, दोनों लोगों को शांति से, सद्भाव से, भाईचारा से रहना चाहिए, ठीक है ना। अपने अपने धर्म को मानते हुए किसी भी एक दूसरे की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। और देश के खिलाफ तो एकदम नहीं, जैसा दिल्ली में हुआ है, देश के खिलाफ तो एकदम नहीं होना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, है ना। जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, जैसे हम लोग पिछले में जैसे मगध के सम्राट में थे और महात्मा बुद्ध यहाँ से, मतलब हर चीज़ जो भी हमारी संस्कृति है उनको समझे, उनकी परंपरा को समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखें। जो भी जीव हैं उनको मारे नहीं, बिना मतलब का ना मारे, उनके प्रति दया का भाव रखें। आप मानव है इसका मतलब नहीं कि सबको एकदम मार के ही रख देंगे। ये किस में है, 7 में है, ठीक है ना, 51 के 7 में है। 8वां में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनी होगी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। जैसे सार्वजनिक, जैसे रेल हो गया, रेल में देखते हो तोड़ फोड़ के सामान, कुछ शीशा फोड़ देता है, कोई कुछ लेकर चला जाता है, या फिर कहीं जो पार्क है या कुछ भी, वहाँ का कुछ भी तोड़ लेता है, सोचेगा कि चलो लेकर चले जाए। नहीं, ये सब नहीं करना है। हिंसा से, और हिंसा से तो एकदम दूर रहना है। किसी को मारना पीटना ये सब नहीं करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जो भी, चाहे अपने हो या फिर एक समूह को लें, उनके साथ जिस भी क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी हो रही है उसमें प्रयास करें कि आगे बढ़ें, है ना। आप ये नहीं कि पुरानी परंपराओं में झूले रहें, रेस्पेक्ट करें उसकी, लेकिन उसके साथ न जुड़े रहें। ये मतलब जुड़े रहें लेकिन आप उसको अनादर न करें, बल्कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का प्रयास करें। और लास्ट जो है वो जो 9वां है, ये 11वां है, 9वां कह रहा हूँ, 11वां जो है उसमें ये हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था वाले बालकों की शिक्षा का प्रबंधन करें। और ये कहाँ है, 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है ना। चलो ये देखो,
भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जानते ही हो, मूल कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिए गए हैं और मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। और कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। बस सुनोगे ना भाई, मैं इतनी बार बोल दे रहा हूँ मेरी प्यारी बहन, इतनी बार मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर आप बस सुन लेते हो ना, केवल सुनोगे तो आधे क्वेश्चन तो याद हो जाते हैं। बस केवल सुनो, ध्यान से सुन लो। 46वां संविधान संशोधन 2002, क्या उसमें मिला है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा या शिक्षा का व्यवस्था करवाना है आपको, है ना। ये 4 क में है, 51 क में के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन है, ये सारी बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त में जुड़ा है। न्याय किस प्रकार का न्याय होना चाहिए? सामाजिक और राजनैतिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय होना चाहिए, राजनैतिक और आर्थिक होना चाहिए? नहीं भैया, सब के सब न्याय होने चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनैतिक न्याय हो, सब के सब न्याय होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। चलो इतना तो झंझट छूटा। क्वेश्चन नंबर 210 से, है ना, 210 से संघीय कार्यपालिका और विधायिका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमेशा तैयार करके रहना है। यानी अब आपको संघीय कार्यपालिका और विधायिका कहाँ से स्टार्ट होती है? 52 से लेकर के मैंने बताया है ना 151 तक, एकदम इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है, बढ़िया से। ये पूरा आर्टिकल करना है। ये चलेगा कितने दिन तक ये भी बता देता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन कितने हैं, इसमें क्वेश्चन है, आई थिंक अभी तक क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, एक मिनट देख लो बस, कितने क्वेश्चन है ये तो देख लो, है ना, ये तो क्वेश्चन तो देख लो आप। और देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके आंखों में भौचक्के आ जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। देखो ये देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन उसी में से हैं, ये सारे क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, देख रहे हो अभी आर्टिकल कहाँ पे जा रहे भाई, क्या क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ये देख रहे हो कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, आप एक बार देख तो लो। ये सारे क्वेश्चन है, देखो कहाँ पे आते हैं, किस पेज पे दूसरा आर्टिकल आएगा, देख रहे हो। राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, ये भी जो है अभी भी ये इसी के पार्ट के अंदर है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हम आपको क्या बताएं। मैं तो 210 पे था, याद रखना, भूल में ना जाऊं मैं, है ना, मैं 210 पे था, अभी तो 221 है। चलो यहाँ से हम लोग किया जाएगा संघीय कार्यपालिका और विधायिका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और दिल से कमेंट कर देना यार। कमेंट कर तो इतना प्यारा लगता है ना यार, आप लोग कमेंट अगर पॉजिटिव करते हो ना तो इतना अच्छा लगता है, मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसी वजह से मैं बना भी पाता हूँ, नहीं तो मैं बंद भी कर देता, सच बता रहा हूँ। मुझे इतना दिल खुश हो जाता है कि यार आप लोग साथ में हो, पढ़ने वाले हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो खुद अगर कोई कुछ भी कहता है वो बीच में कमेंट करके जरूर कह देते हैं कि अरे यार समझा करो बात को। मैं इतना मुझे अच्छा लगता है कि यार मुझे बोलना नहीं पड़ता, आप लोग कर देते हो यार। थैंक यू सो मच, लव यू यार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।